कौन सी नदी? तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए इधर। अब देवी सज्जन हो तो बोल कौन सा, कहा सज्जन तो कोई याद को नहीं थे, सज्जन तो एक ही है। तो देवियों इधर देखो, अपने लास्ट में नदी पढ़ी थी गंभीर। कहने का मतलब अपन बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र के बारे में पढ़ चुके थे। एक नदी और आती है जिसे बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में भी शामिल किया जाता है और 2013 में आंतरिक अपवा की नदी घोषित कर दिया। बोली ऊपर कमरो इधर। देखिएगा, अपने जयपुर में आती हैं बेराट की पहाड़ियां। जयपुर में कौन सी? बेराट की पहाड़ियों से निकलती है एक नदी, और ये नदी बेराट की पहाड़ियां जयपुर से निकल करके और जाती है दौसा में। कहां पे? दौसा के बाद नदी जाती है भरतपुर में, और भरतपुर के बाद में नदी पहले जाया करती थी यमुना में। पहले जाया करती थी यमुना में। पहले जाया करती थी मतलब अब नहीं जाती, अब नहीं जाती, पहले जाती थी। अब पहले जाती थी तो इससे कुछ प्रश्न बनाएंगे अपन, बिल्कुल इससे अपन कुछ प्रश्न बनाएंगे। कौन कौन से प्रश्न होंगे देखते जाना। पहला प्रश्न तो ये हुआ कि अपन इस नदी को क्या कह रहे हैं। आप कहोगे अपन कह रहे हैं बाण गंगा। बोलो कौन सी गंगा? अब चूंकि बाण किसका लगा? अर्जुन का, तो अपन इसको कहते हैं अर्जुन की गंगा। किसकी गंगा? बताया जाता है ऐसा कि अर्जुन ने तीर लगाया, बाण लगाया और यहां से नदी निकल पड़ी, तो इसको अपन क्या कहते हैं? बाण गंगा कहते हैं। इसके बाद में फिर बात बनी, इसी नदी को कहते हैं, अब अर्जुन की बात आ रही तो महाभारत के काल की बात है, तो इसको महाभारत कालीन नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्न बन जाए कि कौन सी नदी को वैदिक काल की नदी कहा जाता है। आपका उत्तर बनेगा वैदिक काल की नदी कहा जाता है घग्गर नदी को। किसे कहता है? वो सरस्वती नदी है, वैदिक काल की नदी है, द्वेषवती नदी है, राजस्थान का शोक उसे कहते हैं, और ये नदी महाभारत के काल की है। पहले ये नदी जाया करती थी यमुना में। पहले किस में जाया करती थी? यमुना में जाया करती थी। पहले नदी जाया करती थी यमुना में, लेकिन अब ये नदी है, ये यमुना में नहीं जाकर के भरतपुर में रह जाती है। पहले जाती थी, अब नहीं जाती है, मतलब इसने अपने पहले वाले स्वरूप को खो दिया, कटी फटी नदी बन गई है। इसलिए इस नदी को कहते हैं रुंडित नदी। बोलो कौन सी नदी कहते हैं? इन चारों में से कोई भी प्रश्न आ जाए आप तैयार रहें, क्योंकि चारों ही महत्वपूर्ण हैं। कौन सी नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? कौन सी नदी को महाभारत काल की नदी कहा जाता है? कौन सी नदी को अपन रुंडित नदी कह रहे हैं? कौन सी नदी को ताला नदी कह रहे हैं? तो आपका उत्तर आएगा बाणगंगा को। अब प्रश्न बनेगा कि बाणगंगा का उद्गम होता कहां से? आप कहेंगे बेराट की पहाड़ियों से। बेराट की पहाड़ी है कहां पे? तो जयपुर के अंदर है। बेराट की पहाड़ी कहां पे? जयपुर में। आगे जैसे ही ये नदी जाती है तो इस नदी के ऊपर यहां पे जयपुर में एक बांध बना हुआ है। जयपुर में इस नदी पे क्या बना हुआ है? एक बांध। और जयपुर में जो बांध बना है उस बांध का नाम आता है जमुआ रामगढ़ बांध। बोलो कौन सा? यानी जमुआ रामगढ़ बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है? आप कहेंगे ये बना हुआ है कौन सी नदी पे? बाण गंगा नदी पे। जमुआ रामगढ़ कहां पे है? जयपुर के अंदर है। जमुआ रामगढ़ कहां पे? जयपुर में। इसके बाद जैसे ही चलते हैं, एक बांध दौसा में बना हुआ है। दौसा में बना हुआ है माधो सागर बांध। बोलो कौन सा? और माधो सागर बांध दौसा में कौन सी नदी पे? बाणगंगा नदी पे। कौन सी नदी पे? इसके बाद फिर आगे चलते हैं तो एक भरतपुर में बांध बना हुआ है जिसका नाम आता है अजान बांध। क्या नाम आता है? ये भी कौन सी नदी पे? तो आप कहेंगे बाणगंगा नदी पे। बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो आप कहेंगे बेराट की पहाड़ियों से। समापन कहां पे हो रहा है? पहले होता था यमुना में, अब ये भरतपुर में जाकर के नदी विलुप्त हो जाती है। अब भरतपुर में विलुप्त हो जाती, इसका मतलब ये बंगाल की खाड़ी में तो नहीं जा रही अपने जल को। इसका मतलब आप कहेंगे 2013 में इस नदी को क्या कर दिया गया? अंतः प्रवाह की नदी घोषित कर दिया गया। कौन सी नदी को? बाणगंगा को। क्या इसमें भी सहायक नदियां हैं? नदियां नहीं, छोटे छोटे नाले हैं 3। कितने नाले? 3। एक याद रखिएगा गुमटी नाला। कौन सा नाला? एक है गुमटी नाला, एक है सूरा नाला, एक है पलासन। गुमटी, सूरा, पलासन ये किसके सहायक नाले या नदियां हैं?
आपका उत्तर आएगा बाणगंगा के। बोलो किसके हैं? इतनी ही बाणगंगा की बात है। बाणगंगा अर्जुन की गंगा कहते हैं, ताला नदी कहते हैं, महाभारत काल की नदी कहते हैं, इसे रुंडित नदी कहा जाता है। बेराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, जयपुर के बाद में दौसा में, दौसा के बाद भरतपुर में, भरतपुर के बाद में नदी चली जाती थी यूपी में, लेकिन अब नहीं जाती है, इसीलिए अपन इसको रुंडित नदी कह रहे हैं। इसके सहायक नदियों में गुमटी नाला, सूरा नाला और पलासा। अब बात आती है आंतरिक अपवाह की नदियों में। एक नदी निकल के आती कहां से? वहां से। कहां से? वहां से निकल के आती और वहां जाती है ना। तो इधर से निकल के आती है, ये है शिवालिक की पहाड़ियां। बोलो कौन सी पहाड़ियां? शिवालिक की पहाड़ियों से नदी निकल के आ रही है और नदी यूं आ रही है अपने राजस्थान में। राजस्थान में आने के बाद में बह रही है 2 जिलों में। कितने जिलों में? 2 जिलों में। और 2 जिलों में बहने के बाद में नदी कहां चलेगी? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में नदी जाकर के विलुप्त हो जाती है फोर्ट अब्बास में। कहां पे? फोर्ट अब्बास में। प्रश्न बनेगा सीधा सीधा कि ये नदी लास्ट में कहां जाती है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कौन सी जगह? आप कहोगे फोर्ट अब्बास में। कहां पे? फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास बोले तो पाकिस्तान, फोर्ट अब्बास बोले तो पाकिस्तान। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? घग्गर नदी की। कौन सी नदी? घग्गर नदी। कहां जाती है? फोर्ट अब्बास है, पाकिस्तान। प्रश्न बनेगा इस नदी का उद्गम कहां से होता है? आप कहेंगे नदी का उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियां कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ कालका नाम की एक जगह आती है और यहाँ से ये नदी निकलती है। हिमाचल प्रदेश के बाद में ये नदी पंजाब में आती है। कहाँ पे आती है? पंजाब में। पंजाब में आने के बाद में हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। अब हरियाणा में आती है तो हरियाणा में इसके ऊपर एक सभ्यता है, बनवाली सभ्यता। बोलो कौन सी? सीधा प्रश्न बनेगा कि कौन सी सभ्यता इस नदी के ऊपर है, तो आप कहोगे बनवाली सभ्यता। ध्यान देना, कौन सी सभ्यता? बनवाली। इसी नदी के ऊपर आगे चलते हैं। हरियाणा में एक झील बनी हुई है, ओटू झील। कौन सी? ओटू। इसके बाद फिर जैसे ही आगे चलते हैं तो ये जो नदी है, ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां पे? टिब्बी तहसील में। बोलो कौन सी तहसील में? और टिब्बी तहसील कौन से जिले में है? आपका उत्तर बनेगा हनुमानगढ़ में। कहां पे? जैसे ये टिब्बी तहसील में प्रवेश करती है वैसे ही इसके ऊपर एक झील बनी हुई है। झील का नाम आता है तलवाड़ा। कौन सी झील? तलवाड़ा झील है। और राजस्थान की जितनी भी झीलें हैं इनमें सबसे गहरी झील, गहरी नहीं सॉरी नीची झील जो है वो कौन सी है? तो आप कहोगे तलवाड़ा। सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील। राजस्थान की झीलों में सबसे ऊंची झील कौन सी है? आपका उत्तर बनेगा नक्की झील सबसे ऊंची है। लेकिन प्रश्न बना सबसे नीची झील कौन सी है? आप कहेंगे तलवाड़ा। कौन सी? तलवाड़ा। इसके बाद जैसे ही आगे चलते हैं तो यहां पे आता है एक आपका दुर्ग, और दुर्ग का नाम आता है भटनेर। बोलो कौन सा? भटनेर। भटनेर दुर्ग कहां पे? हनुमानगढ़ में। कहां पे? हनुमानगढ़। फिर आगे चले तो एक सभ्यता स्थल आता है कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा भी कहां पे है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा के बाद में एक सभ्यता स्थल आएगा पीलीबंगा। बोलो कौन सी बंगा? पीलीबंगा। ये भी कहां पे? हनुमानगढ़ में। फिर आगे चले एक सभ्यता स्थल आएगा रंग महल। कौन सा महल? रंग महल। ये भी कहां पे? हनुमानगढ़ में। यानी हनुमानगढ़ में भटनेर का किला, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल, ये तीनों के तीनों सभ्यता स्थल। उसके बाद में नदी कहां पे आ गई? गंगानगर में। कहां पे भाई? ऊपर 2 ही जिले, हनुमानगढ़ और गंगानगर। गंगानगर में नदी आती है, कस्बा आता है सूरतगढ़। कौन सा? सूरतगढ़। और सूरतगढ़ कस्बे के बाद में नदी जाती है कहां पे? अनूपगढ़ में। कहां पे जाती है नदी? अनूपगढ़ में। अनूपगढ़ के बाद में नदी गंगानगर में एक सभ्यता स्थल आता है जिसका नाम आता है बरोर। क्या नाम आता है? और बरोर सभ्यता स्थल के बाद में नदी एक बिंजोर नाम का गांव आता है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे है, गंगानगर जिले में। इस बिंजोर गांव के बाद में नदी चली जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जाने के बाद कोई खाड़ी खूड़ी नहीं है, यहां जाके फोर्ट अब्बास नाम के क्षेत्र में जाके नदी विलुप्त हो जाती है, या अपन कहें कि धोरों में मिल जाती है। सीधा सा प्रश्न बनेगा, अपने राजस्थान के कितने जिलों में नदी बह रही है? तो आप क्या कहोगे? राजस्थान के 2 जिलों में। कौन कौन से 2 जिले हैं? आपका उत्तर बनेगा एक तो गंगानगर। बोलो कौन सा? और दूसरा कौन सा? हनुमानगढ़।
एक तो गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। अपने राजस्थान में इसका जो अपवा क्षेत्र है उसे कहते हैं नाली। बोलो क्या कहते हैं? नाली। पाकिस्तान में इसके अपवा क्षेत्र को कहते हैं हकरा। क्या कहते हैं? हकरा। पाकिस्तान में इसका अपवा क्षेत्र क्या कहलाता है? हकरा। और अपने राजस्थान में अपवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली। पाकिस्तान में अपवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? हकरा। और भारत में अपवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? नाली। नदी कौन सी है? घग्गर। कौन सी नदी? घग्गर। प्रश्न बनेगा सीधा कि घग्गर जो नदी है, इस नदी का उद्गम बोलो कहां से हो रहा है? आप कहेंगे शिवालिक की पहाड़ियों से। कहां से? शिवालिक की पहाड़ियां कहां पे? हिमाचल प्रदेश कालका। नदी राजस्थान में प्रवेश कहां कर रही है? तो आप कहोगे टिब्बी तहसील में। टिब्बी तहसील कौन से जिले में आती है? आपका उत्तर बन जाएगा हनुमानगढ़ में। इसका मतलब नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ के बाद में नदी कहां जाती है? गंगानगर में। कहां पे? अब प्रश्न बनेगा घग्गर नदी को अपन क्या कह सकते हैं? इसी नदी की बात करें तो वैदिक काल की नदी। कौन से काल की? तो प्रश्न बनेगा कौन सी नदी है राजस्थान की जिसे वैदिक कालीन नदी कहा जाता है? आपका उत्तर बनेगा जी घग्गर नदी। राजस्थान की कौन सी नदी है जिसे अपन सरस्वती नदी कहते हैं? बोलो कौन सी नदी? सरस्वती। तो भी आप कहेंगे घग्गर नदी। कौन सी? घग्गर। राजस्थान की कौन सी नदी है जिसे आप द्वेषवती नदी कहते हैं? द्वेषवती नदी। तो भी आपका उत्तर बनेगा घग्गर है। चूंकि ये नदी अब है, अब पहले जितनी बहा करती थी उतना जल इसमें बचा नहीं है, अब आती भी नहीं है उतने बहाव क्षेत्र में, इसलिए इसको मृत नदी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? प्रश्न बनेगा राजस्थान की कौन सी नदी है जिसे अपन डेड या फिर मृत रिवर के नाम से जानते हैं? आपका उत्तर बनेगा घग्गर नदी। यही नदी है जिससे राजस्थान में किसी टाइम में बाढ़ें आया करती थी, इसलिए इस नदी को कहा जाता था राजस्थान का शोक। क्या कहते थे? यही नदी जिसे कहा जाता है चोतांग नदी। कौन सी नदी? चोतांग नदी। प्रश्न बनेगा कौन सी नदी को नट नदी कहा जाता है? घग्गर नदी को ही कहते हैं नट नदी। कौन सी नदी को सोतर नदी कहा जाता है? तो भी आपका उत्तर बनेगा घग्गर नदी को कहा जाता है सोतर नदी। ये सारे इसी के उपनाम हैं। बोलो कौन कौन से? राजस्थान का शोक किस नदी को कहते हैं? घग्गर को कहते हैं। चोतांग नदी किसे कहते हैं? घग्गर को। सोतर नदी किसे कहते हैं? घग्गर को। मृत नदी घग्गर को। नट नदी घग्गर को। द्वेषवती घग्गर को। सरस्वती घग्गर को। और वैदिक कालीन जो नदी है वो भी कौन सी है? घग्गर। ये वैदिक काल की नदी है, जबकि बाण गंगा महाभारत के काल की नदी है। चूंकि राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं उनमें एक नदी है जो दूसरे राष्ट्र में जा रही है, बाकी कोई नदी किसी दूसरे राष्ट्र में नहीं जा रही, राजस्थान की, इसलिए इसे अंतरराष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। यानी राजस्थान की कौन सी नदी है जिसे अपन अंतरराष्ट्रीय नदी कहते हैं? आपका उत्तर बनेगा अंतरराष्ट्रीय नदी के नाम से जिस नदी को जाना जाता है वो नदी कौन सी है? घग्गर। घग्गर वहां से लेके यहां तक 495 किलोमीटर बहती थी, धीरे धीरे वो 30 किलोमीटर आगे वाला रह ही गया, तो अब इसकी लंबाई को पढ़ा जाता है 465 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? अब चूंकि आप जानते हैं 465 पूरी राजस्थान में तो बहती नहीं है, ये तो वहां से लेके यहां तक है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई ये मानी जाती है 100 किलोमीटर। कितनी मानी जाती है? 100 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। कई जगह आपको 120 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन आपको 100 किलोमीटर याद कर लेना है। अब प्रश्न बना राजस्थान में आंतरिक अपवा की जितनी भी नदियां आप पढ़ेंगे उनमें सबसे ज्यादा लेंथ किस नदी की है? घग्गर की है। लेकिन क्या ये पूर्ण रूप से राजस्थान में बहती है? नहीं। पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवा की सबसे लंबी नदी कांतली। कौन सी? कांतली। आंतरिक अपवा बोला है मैंने। आंतरिक अपवा की पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली। कौन सी है? कांतली। कांतली नदी है तो कांतली बहती किधर है? कांतली को ध्यान देंगे। कांतली नदी कांतली नदी कहां से बहती है? तो आपका उत्तर बनेगा, क्या हुआ? इधर ध्यान दो। हाँ, कांतली नदी निकलती कहां से? तो कहेंगे खंडेला से मंडेला तक। खंडेला से मंडेला। ध्यान देंगे। प्रश्न बनेगा यहां से नदी निकलती है, यहां से बोले तो कहां से? खंडेला की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से?
और खंडेला की पहाड़ियों से नदी निकलती है, तो आप कहेंगे कहां तक निकलती है? खंडेला की पहाड़ियों से निकल के नदी जाती है लास्ट में मंडेला तक। कहां तक? मंडेला तक। अब आप कहेंगे खंडेला की पहाड़ियां आती कहां पे हैं? ध्यान देंगे, खंडेला की जो पहाड़ियां हैं ये सीकर जिले में आती हैं। बोलो कहां पे? खंडेला की पहाड़ी कौन से जिले में आती है? आप कहेंगे सीकर जिले में। खंडेला की पहाड़ी किस जिले में? सीकर में। सीकर के बाद में नदी कहां जा रही है? झुंझुनू में। सीकर के बाद नदी कहां जा रही है? झुंझुनू में। और झुंझुनू के बाद में झुंझुनू और चूरू के बॉर्डर पर एक गांव आता है सुलखानिया। कौन सा? सुलखानिया। इस सुलखानिया गांव जो मंडेला में आता है, यहां पे जाके नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? कांतली। प्रश्न बनेगा कि कांतली नदी का उद्गम कहां से हुआ? आप कहेंगे कांतली नदी का उद्गम ये होता है खंडेला की पहाड़ी सीकर से। बोलो कहां से होता है? खंडेला से लेकर के मंडेला तक जाती है, सुलखानिया गांव के पास जाके विलुप्त हो जाती है। हनुमानगढ़ में भी नदी है, गंगानगर में भी नदी है, चूरू में कोई नदी नहीं है, चूरू की सीमा पे जाके विलुप्त हो जाती है। तो चूरू में भी नहीं है और नदी बीकानेर में भी नहीं है। यानी दो जिले ऐसे हैं राजस्थान में जहां कोई नदी नहीं है। कौन से दो जिले हैं? एक तो चूरू और दूसरा बीकानेर। दूसरा बीकानेर। ये नदी यहां से यहां तक जा रही है। इस दौरान कितनी लंबाई तय करती है? 100 किलोमीटर। बोलो कितनी लंबाई? 100 किलोमीटर। और 100 किलोमीटर से आप कहेंगे राजस्थान में आंतरिक अपवाह की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका उत्तर बनेगा कांतली। कौन सी? कांतली। इसी नदी के किनारे पर यहां एक सभ्यता है जिसे कहते हैं गणेश्वर की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? इतिहास में आप पढ़ेंगे कि गणेश्वर की सभ्यता ये कहां पे है? नीम का थाना में है। कहां पे है? नीम का थाना सीकर में, जिसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और बहुत सारी बातें हैं, मछली पकड़ने का कांटा, पत्थर के बांध आदि आदि जो भी बातें। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर की सभ्यता है। कहां पे? सीकर में। कहां पे है? सीकर में। और यही नदी की बात करें, इसका पूरा प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी। बोलो क्या कहलाता है? कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? कौन कौन से जिलों में बह रही है? सीकर में और झुंझुनू में। कौन सी नदी है जो झुंझुनू को दो भागों में बांटती है? आप कहेंगे कांतली नदी। कौन सी नदी? ये जब सबसे लंबी नदी है तो सबसे छोटी भी होगी कोई। सबसे छोटी नदी है जिसका नाम आता है काकने नदी। कौन सी? काकने नदी जैसलमेर की नदी है। बोलो कहां की है? काकने नदी कहां की है? जैसलमेर। आप इसको कह सकते हैं काकने नदी, इसी को कह सकते हैं काकनी। क्या कह सकते हैं? और इसी को कह सकते हैं मसूरदी। क्या कह सकते हैं? अब जरा ध्यान देना, प्रश्न बनेगा कि काकने नदी, काकनी नदी, मसूरदी नदी ये निकलती कहां से है? तो कोटड़ी गांव आता है एक। बोलो कौन सा? और कोटड़ी गांव कहां पे है? जैसलमेर में। कहां पे? जैसलमेर। उसके बाद में नदी अपने उत्तर की ओर बहती है और बहते बहते यहाँ एक झील बना देती है। झील का नाम आता है भुज झील। बोलो कौन सी झील? भुज झील। और इसके बाद में नदी जब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जरूरी नहीं आगे जाएगी, जब ज्यादा हो जाती है बारिश में, तो ये यहाँ पे एक जगह आती है मिठा की खाड़ी। बोलो कौन सी खाड़ी? मिठा की खाड़ी। यहां जाके नदी क्या हो जाती है? विलुप्त। इतनी दूरी में बहती है। कितनी दूरी में? मात्र 17 किलोमीटर में। मात्र कितने किलोमीटर में? 17 में। 17 किलोमीटर का मतलब आंतरिक अपवाह की राजस्थान की सबसे छोटी नदी। आंतरिक अपवाह की राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है? काकने। कौन सी है? काकने। काकने के बाद में राजस्थान में एक झील आती है यहाँ पे। झील का नाम क्या है? सांभर। झील का नाम क्या है? सांभर। प्रश्न बनेगा कि सांभर झील में बहुत सारी नदियां, बोले तो 4-5 नदियां अपना जल लाती हैं। कितनी नदियां? 4-5 नदियां। उनमें से एक नदी है जिसका नाम आता है, क्या नाम आता है? रूपनगढ़। बोलो क्या नाम आता है? और रूपनगढ़ नदी कहां से निकलती है? रूपनगढ़ निकलती है किशनगढ़ अजमेर से। बोलो कहां से? और किशनगढ़ अजमेर से निकलने के बाद में नदी जाके मिल जाती है किसमें? सांभर में। प्रश्न बनेगा कि ये नदी सांभर में किधर से मिल रही है? आप कहोगे दक्षिण से। किधर से? दक्षिण से। और इसी नदी के किनारे यहां पर एक सभ्यता का नाम है, एक केंद्र है जिसका नाम आता है सलेमाबाद। क्या नाम आता है?
राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। कौन से संप्रदाय की? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अब आप कहेंगे निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद किस नदी के किनारे है? रूपनगढ़। कौन सी नदी? और रूपनगढ़ में एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम आता है खारी। बोलो क्या नाम आता है? अब खारी नदी तो एक पढ़ के आए थे अपन, बंगाल की खाड़ी में जाती है, बनास डाई खारी का त्रिवेणी संगम होता है। एक खारी नदी लूनी में पढ़ के आए थे, एक खारी नदी यहाँ है। इसका मतलब खारी नदी तीनों में ही है। खारी नदी अरब सागर में भी जाती है, खारी नदी बंगाल की खाड़ी में भी जाती है, और खारी नदी अंतः प्रवाह की भी नदी है। याद रहेगा? इतना रहेगा। अब जरा ध्यान देंगे, ये रूपनगढ़ नदी, इधर से एक नदी आती है जो जयपुर से निकल के आती है। कहां से? जयपुर से। नदी का नाम है मेंथा। बोलो क्या नाम है? मेंथा नदी निकल के आती है जयपुर के अंदर। जयपुर में आती मनोहरपुरा की पहाड़ियां। बोलो कौन सी पहाड़ियां? मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर से नदी निकल के आ रही है। नदी का नाम क्या है? मेंथा। ये जयपुर से निकल के आ रही है, नागौर में गई। नागौर में एक जैनियों का तीर्थ स्थल आता है लूणवा। कौन सा? लूणवा। ये इसी नदी के किनारे। और उसके बाद में नदी आके किस में मिल गई? तो आप कहोगे सांबर में। एक ही बात याद रखनी है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? अपनी सांबर। अब सांबर में पानी आता है, पानी आता है तो खारा पानी बनता है, यहाँ पे नमक बनता है। सांभर में सबसे ज्यादा लवण की आपूर्ति जो नदी करती है, जो लवण बहा के लाती है सबसे ज्यादा, वो कौन सी नदी करती है? मेंथा। तो प्रश्न बन जाए, सांभर झील में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपका उत्तर आएगा कौन सी नदी है? तो आप कहोगे मेंथा नदी। बोलो कौन सी? मेंथा नदी। कौन सी नदी? मेंथा। आंखें खुली रखो, जबकि मना लो। कौन सी नदी? मेंथा नदी। कौन सी? मेंथा। इसके बाद में प्रश्न बना, सबसे ज्यादा लवण की आपूर्ति करती है, तो अपन कह सकते हैं सबसे ज्यादा लवणापूर्ति करने वाली नदी कौन सी है? मेंथा है। अब देखो सांभर में नदियां कौन कौन सी? सांभर में खारी भी जल डालती है, सांभर में खंडेल। खंडेल देखो एक नदी आती है, अपन एक समझ लेते हैं, ये तो मेंथा है। एक नदी और आती है मेंढा नदी। कौन सी नदी? मिलते जुलते नाम है इसलिए दोनों को एक समझ लिया जाता है। बाकी मेंढा जो नदी है ये सीकर में हर्ष की पहाड़ियों से निकल के आती है, जिसमें खंडेल नाम की नदी मिलती है। लेकिन नाम एक जैसा ही है तो मेंथा ही पढ़ लिया जाता है। मेंढा भी आ जाए तो अपन कर ही सकते हैं, आंतरिक अफवाह की नदी है, तो यहाँ कोई ज्यादा ध्यान देने की बात भी नहीं है। प्रश्न बनेगा खारी, खंडेल, रूपनगढ़ और मेंथा। रूपनगढ़ और मेंथा ये कैसी नदियां हैं? तो आप कहोगे ये आंतरिक अफवाह की नदियां हैं। कौन से अफवाह की? आंतरिक। ये रूपनगढ़ है। कौन सी है ये? रूपनगढ़ है। चलो अब आप बताएंगे रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहां से होता है? बताओ। खंडेला से? किशनगढ़ अजमेर से होता है। ये किस में जाती है? बाकी क्या ज्ञान दो बीच में। सांभर में जाती, ठीक है। तो आप ये बताओ कि इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? जी जी, सलेमाबाद बसा हुआ है। और सलेमाबाद में कौन से संप्रदाय की पीठ है? तो आप कहोगे निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। कौन से संप्रदाय की? निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। याद रखेंगे। इसके बाद में फिर बात आती है, ये तो है रूपनगढ़। कौन सी? एक नदी आती रूपा रेल। कौन सी? और रूपा रेल नदी आती है, ये आप याद रखेंगे, ये निकलती है अलवर की थानागजी की पहाड़ियों से। अलवर की थानागजी की पहाड़ियों से। कौन सी नदी? कौन सी नदी? रूपा रेल। सीधा सा प्रश्न बनेगा कि रूपा रेल नदी, इसी नदी को कहा जाता है लसावरी नदी। क्या कहते हैं? इसी नदी को कहा जाता है वराही नदी। क्या कहता है? प्रश्न बनेगा मसूरदी नदी किस नदी को कहते हैं? काकने को कहते हैं। काकने नदी का दूसरा नाम मसूरदी, और बात बन रही रूपा रेल का दूसरा नाम लसावरी। लसावरी कहते हैं, वराही कहते हैं। लसावरी कहते हैं और वराही। कौन सी नदी को? रूपा रेल को। रूपा रेल नदी यहां से निकलती है। कहां से? उदयनाथ की पहाड़ियां। बोलो कौन सी पहाड़ियां? और उदयनाथ की पहाड़ी कहां है? अलवर में है। कहां पे है? अलवर के थानागाजी क्षेत्र में है। उसके बाद अलवर से निकलने के बाद नदी भरतपुर में जाती है। कहां पे जाती है? और भरतपुर में लगभग जो मोती झील है, यहां जाकर के नदी समाप्त हो जाती है।
जब पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है तो आगे चली जाती है। मोती झील, जिसे कहा जाता है भरतपुर की लाइफलाइन, क्या कहते हैं? भरतपुर की लाइफलाइन। कौन सी झील को कहते हैं? मोती झील को कहते हैं। रूपा रेल नदी कितने जिलों में बह रही है? 2 में, एक तो अलवर और दूसरा भरतपुर। एक नदी और आती है साबी, कौन सी? ये है साबी, एक पढ़ के आए थे सागी। साबी नदी है, इसका उद्गम होता है जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से। जयपुर में कौन सी पहाड़ियों से? सेवर की पहाड़ियां जयपुर से निकल के अलवर में जाती है और अलवर के बाद में हरियाणा में चली जाती है। अलवर के बाद में कहाँ? कौन सी? साबी। क्या अलवर की सीमा हरियाणा से लगती है? क्या लगती है ना? लगती है, पढ़ते हैं तो याद रखना। प्रश्न बनेगा साबी नदी का उद्गम कहां से होता है? आप कहोगे सेवर की पहाड़ियां। सेवर की पहाड़ी का मतलब, सेवर की पहाड़ी भरतपुर में नहीं है। भरतपुर में तो सेवर अनुसंधान केंद्र है। ये सेवर की पहाड़ी कहां पे? जयपुर में। कहां पे? जयपुर में। जयपुर से निकलती है और जयपुर में इसी नदी पर एक सभ्यता है जोधपुरा। कौन सी? जोधपुरा। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में इसी नदी के किनारे, और उसके बाद में नदी है। ये कहां जा रही है? तो आप कहोगे अलवर में जा रही है। कहां पे? अलवर में। और अलवर में जाने के बाद में जैसे ही आगे गए तो नदी कहां चलेगी? हरियाणा में। और हरियाणा में जो पटौदी वाला क्षेत्र है, यहां पे जाके नदी समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? साबी। अब एक बार अंतः प्रवाह की नदियां मुझे बिना देखे लिखवाओ, कौन कौन सी हैं। आपसे 10 नाम लिखवाए जाएं। आप कहोगे घग्गर कैसी है? अंतः प्रवाह की नदी है। आपसे कहा जाए कांतली कैसी है? अंतः प्रवाह की नदी है। आपसे कहा जाए काकने कैसी है? अंतः प्रवाह की नदी है। इसके बाद में कहा जाए मेंथा कैसी है? अंतः प्रवाह की है। मेंथा के बाद में रूपनगढ़ कैसी है? अंतः प्रवाह की है। इसके बाद में खारी अंतः प्रवाह की है। खंडेल भी अंतः प्रवाह की है। फिर कहा जाए रूपारेल भी अंतः प्रवाह की है और साबी भी अंतः प्रवाह की है। ये सारी नदियां किसकी हैं? अंतः प्रवाह की नदी। और बाणगंगा को 2013 में अंतः प्रवाह की नदी घोषित कर दिया। याद रहेंगी इतनी बातें? छोटी छोटी बातें हैं, ये तो याद रही जाएंगी। नहीं रहेंगे तो करनी पड़ेंगे। तो मुस्कुराइए, आप भूगोल पढ़ रहे हैं और लिखिए। क्या हुआ? बाणगंगा में क्या बारिश का? अच्छा, बारिश कम हो रही है। ठीक। वो तो पानी नहीं मिल पाता तो नहीं जा पाती। पहले इसमें पानी ज्यादा मिल जाता था, बारिश होती, पहाड़ियों का पानी आ जाता, चली जाती। एक कारण नहीं होते, कई बार नदियों के तल में अवैध खनन हो जाते हैं, जिससे भी नदी आगे नहीं बढ़ पाती। कांतली पहले खूब बहा करती थी। हमारे खेत हैं वो कांतली नदी के अपवा क्षेत्र में, ठीक है, झुंझुनू में ही है। तो पहले खूब बहा करती थी। अब वहाँ अवैध बजरी का खनन हो रहा है, तो ये 100 200 फीट के खड्डे कर दिए पूरे। तो पानी तो आते आते वहीं रह जाता, आगे आएगा कहाँ पे? तो नदी बह नहीं पा रही है। क्या होता है? टोंक में भी होता है क्या अवैध खनन बनास नदी के अंदर? ओके। और जयपुर में बजरी आ जाती है फिर? ठीक है, फिर लिखो। हाँ, तो इतने सारे जंगल खड़े हो गए, कंक्रीट के हो गए कहाँ से? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ये खड़ी हो गई। हर लोग कहते हैं कि जयपुर रहना है, ठीक है, हर आदमी कहता है जयपुर रहना है। अब मैं 1 महीने से जयपुर क्लास ले रहा हूँ, लुगाई के बोलो जयपुर में ही देख लो ना कोई विला ले, पढ़ो जयपुर गांव रे रामू, खा चौकी ठंडी हवा है। वहां 1 करोड़ में जमीन आएगी भयंकर वाली, यहाँ 1 करोड़ में एक इतना सा घर आएगा है 15 बाई 20 का। क्या लेंगे जयपुर में? वहां पूरा खेत खरीदेंगे 1 करोड़ का। हाँ लिखो, इसीलिए तो बढ़ गए भाव। हर आदमी जयपुर रहना चाहता है, हर आदमी सिटी में रहना चाहता है, भले मर्जी हवा नहीं मिले है। लिखो, अब ऐसे ही मत चलाओ, जितने भी फ्लैट हैं उनके अंदर चले जाओ, ऐसे मत चलाओ आदमी घुट के मर जाए, ठीक है। पंखे से तो काम ही नहीं चले, चारों तरफ दीवारें, जंगला कितना सा मिलेगा अपने को है। अपनी बकरी बनती है उतनी बालकनी मिलेगी। गांव में बकरी को बंधने के बाद फिरने के लिए भी जगह चाहिए है। गांव का आदमी कुल्डी बोलो नहीं, कुल्डी खात गिरा पा 32 जगह हम तो फ्लैट बना गिरे है। लिखो लिखो, बाणगंगा नदी कौन सी? अब मोटे यार एक तो लिया चाय बनेडी वेणा तो
और पानी लिया। आंतरिक प्रवाह की नदियां का टॉपिक नहीं लिखना, लिख लिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि बाणगंगा में अपन एक नोट लगा के विशेष बात मेंशन करेंगे। इसको पूर्ण रूप से आंतरिक प्रवाह की माना नहीं जाता है, 2013 में दर्जा दिया गया। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। आपके सामने अगर विकल्प ऐसे आ जाते हैं, पूछा जाए कि कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है, और वहां पे घग्गर भी ऑप्शन में है, बाणगंगा भी ऑप्शन में है, चंबल भी है, बनास भी है, तो आप घग्गर को करेंगे। किसे करेंगे? आपके पास 4 ऑप्शन ऐसे हैं, 3 स्पष्ट दिख रहे हैं कि ये तो बंगाल की खाड़ी या अरब सागर का है, और चौथा अगर बाणगंगा दे दिया तो आप किसे करेंगे? बाणगंगा को। ठीक है, लिखो। तो कई बार पुराने पैटर्न पे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, पेपर बनाने वाले पे निर्भर है कौन व्यक्ति पेपर बना रहा है। लिखो नीचे, तो बाणगंगा लिखो पहले। बाणगंगा में लिखना, बाणगंगा नदी ऑब्लिक लगा के लिखो। अर्जुन की गंगा, बाणगंगा में ऑब्लिक लगा के लिखिएगा, अर्जुन की गंगा के बाद लिखें। नेक्स्ट, महाभारत कालीन नदी, महाभारत कालीन नदी, रुंडित नदी, महाभारत कालीन नदी, रुंडित नदी, उसके बाद ताला नदी, बाणगंगा, अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, ताला नदी, उसके बाद लिखें। नेक्स्ट, उद्गम, उद्गम, बाणगंगा नदी, उद्गम, उद्गम में लिखो बेराट की पहाड़ी, जयपुर। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बेराट की पहाड़ी, जयपुर। बेराट की पहाड़ी कहाँ पे? जयपुर। उसके बाद लिखो समापन, 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 समापन में लिखना। अब समापन में आगे लिखना, पहले यह नदी अपना जल यमुना में डालती थी, लेकिन अब, पहले यह नदी अपना जल किसमें डालती थी? यमुना। पहले यह नदी अपना जल यमुना में डालती थी, यमुना में डालती थी, लेकिन अब भरतपुर में ही रह जाती है। लेकिन अब कहाँ रह जाती है? लेकिन अब भरतपुर में ही रह जाती है। पहले यह नदी अपना जल कहाँ डालती थी? यमुना में डालती थी, लेकिन अब यह नदी कहाँ रह जाती है? भरतपुर में रह जाती है। फिर नीचे लिखो, नोट लगा के, 2013 में इसे आंतरिक प्रवाह की नदी घोषित कर दिया। 2013 में इसे आंतरिक प्रवाह की नदी घोषित कर दिया। कौन सी नदी को? बाणगंगा नदी। 2013 में इसे आंतरिक प्रवाह की नदी घोषित। फिर लिखिए नीचे, लिखना बांध, 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 डैम, बांध लिखिएगा। जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ जयपुर, जमुआ रामगढ़ कहाँ पे बना हुआ है? जयपुर। जमुआ रामगढ़ जयपुर। उसके बाद लिखें नेक्स्ट, माधो सागर दौसा, जमुआ रामगढ़ जयपुर, माधो सागर दौसा। अजान बांध कहाँ पे है? भरतपुर। जमुआ रामगढ़ जयपुर, माधो सागर दौसा और अजान बांध भरतपुर। उसके बाद लिखो सहायक, सहायक नदी, बाणगंगा की कौन कौन सी सहायक नदी है? नाले, नदी एक ही बात। सहायक नदी, इसमें लिखो गुमटी नाला,
गुमटी नाला, गुमटी नाला, कोमा सूरा, कोमा पलासन, गुमटी नाला, कोमा सूरा, कोमा पलासन, गुमटी नाला, सूरा और पलासन। ठीक है, उसके बाद लिखें फिर नीचे नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो कौन सी नदी, घग्गर नदी। नेक्स्ट लिखिएगा घग्गर नदी। हाँ, अब हेडिंग लगा दो आंतरिक अपवाह की नदियां, आंतरिक अपवाह की नदियां, और इनमें लिखो घग्गर, आंतरिक अपवाह की नदियां घग्गर। पहले तो घग्गर के नाम लिख लो जितने सारे हैं, है ना। घग्गर में लिखिएगा वैदिक कालीन नदी घग्गर, घग्गर में लिखो वैदिक कालीन नदी, घग्गर में वैदिक कालीन नदी। फिर लिखो नेक्स्ट वैदिक कालीन नदी, सरस्वती नदी, सरस्वती। फिर लिखो द्वेषवती, सरस्वती, द्वेषवती, सरस्वती नदी। उसके बाद में द्वेषवती, उसके बाद लिखो फिर मृत नदी, मृत नदी, मृत, मृत नदी, नट नदी, सोतर नदी, मृत नदी, नट नदी, नट नदी, सोतर नदी, चोतांग नदी, चोतांग नदी। फिर लिखो राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय नदी, अंतरराष्ट्रीय नदी। उद्गम कहां से होता है इसका, शिवालिक की पहाड़ियां कहां पे हैं, हिमाचल प्रदेश। लिखिएगा फिर लिखो उद्गम, उद्गम, उद्गम में लिखो कालका, उद्गम में लिखिएगा कालका, डैश लगा के शिवालिक की पहाड़ी, फिर डैश लगा के हिमाचल प्रदेश। कालका, शिवालिक की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। कालका, शिवालिक की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। लिखा। फिर लिखो समापन फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान। समापन फोर्ट अब्बास, समापन फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास कहाँ पे है, पाकिस्तान। समापन फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान। उसके बाद लिखिए फिर नीचे समापन फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान। नीचे लिखें फिर राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़। राजस्थान में प्रवेश टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़। उसके बाद टिब्बी तहसील कहाँ पे है, हनुमानगढ़। उसके बाद फिर लिखें टिब्बी तहसील, हाँ जी, बात तो इंदिरा गांधी नहर आवे मसीता वाली, मसीता वाली में प्रवेश करती है इंदिरा गांधी नहर, मसीताड़ी हेड। इन बस टिब्बी तहसील ही है, गांव को कोई सूचना को नहीं मिलेगी। मसीता वाली में इंदिरा गांधी नहर प्रवेश करती है ना, नहर में पढ़ेंगे वो आएगी। लिखो नीचे फिर इसमें इस नदी पर, इस नदी के किनारे, नदी पर नहीं, इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे हनुमानगढ़ में भटनेर दुर्ग। इस नदी के किनारे हनुमानगढ़ में कौन सा दुर्ग, भटनेर दुर्ग। इस नदी के किनारे हनुमानगढ़ में भटनेर दुर्ग, कोमा कालीबंगा
पीलीबंगा, रंगमहल सभ्यताएं। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल सभ्यताएं तथा गंगानगर में। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल सभ्यताएं तथा गंगानगर में। कहाँ पे? गंगानगर में। सूरतगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़, अनूपगढ़ शहर। गंगानगर में सूरतगढ़, अनूपगढ़ शहर, कोमा। बरोर सभ्यता, बरोर सभ्यता, बरोर सभ्यता स्थल हैं। बरोर सभ्यता स्थल हैं। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। फिर लिखना, यह नदी गंगानगर के बिंजोर गांव के बाद, यह नदी गंगानगर के बिंजोर गांव के बाद, यह नदी गंगानगर के बिंजोर गांव के बाद कहां पर? गंगानगर के बिंजोर गांव के बाद पाकिस्तान में चली जाती। गंगानगर के बिंजोर गांव के बाद पाकिस्तान में चली जाती। गंगानगर के बिंजोर गांव के बाद में कहां चली जाती है? पाकिस्तान में। कौन सी नदी? घग्गर नदी। लिखिएगा फिर नीचे। फिर लिखना, इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में नाली और पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में नाली और पाकिस्तान में क्या कहते हैं? हकरा। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में नाली और पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। हकरा। पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। फिर लिखना नीचे, पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। लिखो, यह नदी चार 465 किलोमीटर में बहती है। यह नदी कितने किलोमीटर में बहती है? 465 किलोमीटर में बहती है, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। अब नीचे एक बात लिखना नोट डाल के, आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी है। यह आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी है। लेकिन पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी कौन सी है? कांतली। यह आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी है। यह आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी? उसके बाद लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखिएगा कांतली नदी। थोड़ा सा जल्दी लिखो। कांतली नदी उद्गम कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ी, सीकर। उद्गम लिखो, खंडेला की पहाड़ी, सीकर। उद्गम लिखो, खंडेला की पहाड़ी, सीकर। उसके बाद लिखो खंडेला की पहाड़ी, सीकर। फिर लिखना समापन। समापन सुलखानिया गांव ब्रैकेट में, सुलखानिया गांव ब्रैकेट में झुंझुनू सीकर झुंझुनू चूरू की सीमा पर। झुंझुनू और चूरू की सीमा पर कौन सा गांव है? सुलखानिया। ठीक है। फिर लिखना लंबाई
लंबाई 100 किलोमीटर। लंबाई कितनी इस नदी की? लंबाई 100 किलोमीटर। उसके बाद लिखना पूर्ण बहाव की दृष्टि से यह, पूर्ण बहाव की दृष्टि से यह पूर्ण बहाव की दृष्टि से यह आंतरिक अपवाह की राजस्थान में सबसे लंबी नदी है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से यह आंतरिक अपवाह की राजस्थान में सबसे लंबी नदी। उसके बाद लिखना यह नदी झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है। यह नदी झुंझुनू जिले को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। सभ्यता कौन सी है इसके किनारे? गणेश्वर। लिखो सभ्यता गणेश्वर, नीम का थाना। सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर, नीम का थाना। उसके बाद फिर लिखें सभ्यता गणेश्वर, नीम का थाना। प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी। प्रवाह क्षेत्र क्या कहते हैं इसके प्रवाह क्षेत्र को? तोरावाटी। उसके बाद लिखो फिर काकने नदी। कौन सी नदी? काकने नदी। काकने नदी ऑब्लिक काकणी ऑब्लिक मसूरदी। काकने नदी ऑब्लिक काकणी ऑब्लिक मसूरदी। इसमें लिखो उद्गम कहां से होता है? कोटड़ी गांव, जैसलमेर। उद्गम कोटड़ी गांव, जैसलमेर। उद्गम कोटड़ी गांव, जैसलमेर। समापन कहां पे होता है? समापन मिठा की खाड़ी, जैसलमेर। समापन मिठा की खाड़ी, जैसलमेर। झील, इस नदी पे झील बनी हुई है, भुज झील, जैसलमेर। लंबाई कितनी इसकी? 17 किलोमीटर। फिर लिखो लंबाई 17 किलोमीटर। लंबाई है कितने किलोमीटर? 17 किलोमीटर। फिर लिखना इसमें आंतरिक अपवाह की सबसे छोटी नदी। आंतरिक अपवाह की सबसे छोटी नदी। आंतरिक अपवाह की सबसे छोटी नदी। लिखा? फिर लिखो मेंथा नदी। नेक्स्ट मेंथा नदी। मेंथा नदी। मेंथा नदी में लिखिएगा, क्या लिखोगे? उद्गम मनोहरपुरा की पहाड़ी। मेंथा नदी उद्गम मनोहरपुरा की पहाड़ी। मनोहरपुरा की पहाड़ी, जयपुर। समापन सांबर झील। समापन सांबर झील। लिखना इस नदी के किनारे नागौर में लूणवा जैन तीर्थ स्थल है। इस नदी के किनारे नागौर में लूणवा लूणवा लूणवा
तीर्थ स्थल है, जैनियों का तीर्थ स्थल है। लूणवा तीर्थ स्थल है, लिखा है इतना, लूणवा तीर्थ स्थल है। उसके बाद में फिर लिखो, कितना लिखा, उसके बाद लिखना, यह नदी सांबर झील में सर्वाधिक लवण आपूर्ति करती है। यह नदी सांभर झील में सर्वाधिक लवण आपूर्ति करती है। यह नदी सांबर झील में सर्वाधिक लवण आपूर्ति करती है। यानी सांबर झील में सबसे ज्यादा लवण की आपूर्ति करने वाली नदी कौन सी है? तो आप कहोगे मेंथा नदी। फिर लिखिएगा रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़, तो हाथ दुखने लग गए, दुख रहे हैं तो भी लिखना ही है। नहीं, वो तो सांबर झील बनाती है 8.7%, इसका कोई ऐसा आंकड़ा नहीं। फिर लिखो भाई सांबर में जितना भी लवण आता है उसमें सबसे ज्यादा ये, अब कितना प्रतिशत ऐसा कोई आंकड़ा है नहीं। लिखो इसमें नेक्स्ट रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ में लिखो उद्गम किशनगढ़ अजमेर। रूपनगढ़ नदी उद्गम किशनगढ़ अजमेर, समापन सांभर झील। समापन कहां पे होता है इसका? सांभर झील। समापन सांभर झील। उसके बाद लिखना नीचे नेक्स्ट, इस नदी पर सलेमाबाद बसा हुआ है, जहां निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इस नदी के किनारे कौन सा शहर है? सलेमाबाद बसा हुआ है, जहां इस नदी के किनारे सलेमाबाद बसा हुआ है, जहां निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है। जहां निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है। लिखा इतना। अब नोट लगा के नीचे लिखना, सांभर झील में खारी व खंडेल नदियां भी अपना जल डालती हैं। सांभर झील में खारी व खंडेल, खंडेला नहीं खंडेल, सांभर झील में खारी व खंडेल नदियां भी अपना जल डालती हैं। 2 नदी और लिख लो, इनको पेंडिंग नहीं छोड़ने। खारी व खंडेल भी अपना जल डालती हैं सांभर में। अब लिखो रूपा रेल ऑब्लिक लसावरी। हाथ दुखने लग गए, लोग आरपीएससी यूपीएससी के मेंस भी लिखते हैं, कितनी कॉपियां भरनी पड़ती हैं उनको। मैं भी नोट्स लिखता हूं, मेरे सारे नोट्स हाथ से लिखे हुए हैं। हाँ, रूपारेल ऑब्लिक लसावरी ऑब्लिक वराही, तीनों एक ही नदी के नाम। रूपारेल, लसावरी, वराही। उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी, थाना गाजी अलवर। उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी, थाना गाजी अलवर। अलवर जी, थाना गाजी क्षेत्र है अलवर में। थाना गाजी अलवर। फिर लिखना समापन मोती झील भरतपुर। समापन कहां पे होता है इसका? मोती झील भरतपुर। लिखा समापन मोती झील भरतपुर। एक नदी और साबी, सागी नहीं है, साबी है। साबी में लिखना साबी। उद्गम सेवर की पहाड़ी, जयपुर। सेवर की पहाड़ी
जयपुर। फिर लिखो समापन पटौदी डैश लगा के नफजगढ़, पटौदी डैश लगा के नफजगढ़ हरियाणा, नफजगढ़ हरियाणा। फिर लिखो इस नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता स्थल जयपुर में स्थित है। इस नदी के किनारे कौन सा सभ्यता स्थल? जोधपुरा सभ्यता स्थल कहां पे है? जयपुर में है। और नदी कहां बहती है? अलवर में भी बहती है। इस नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता स्थल कहां पे? जयपुर में है। और ये जयपुर में बहने के बाद कहां बहती है? अलवर में बहती है। बस इतनी बात।